नमस्कार दोस्तों, एमके स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को पढ़ चुके थे। आज उसी के आगे आर्टिकल 16 से शुरू करते हैं और देखते हैं आर्टिकल 16 में क्या है। तो आर्टिकल 16 में है कि राज्य सात। अब आर्टिकल 16 को भी 6 भागों में देखा गया। आर्टिकल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। आर्टिकल 16 फर्स्ट में कहा गया है कि राज्य के अधीन नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। और आर्टिकल सेकंड में कहा गया है कि राज्य के अधीन नौकरियों में राज्य 7 आधार पर भेदभाव कर सकता है, ताकि धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर पांचों हो गया। तो एक वंश क्रम, एक मूल क्रम के स्थान पर 7 आधार पर टोटल भेदभाव कर सकता है। राज्य कुछ स्थान या क्षेत्र के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। तीसरा है 16 का तीसरा है कि राज्य कुछ स्थानों या क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और 16(4) में कहा गया कि राज्य पिछड़ा वर्ग को राज्य के अधीन नौकरियों में कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। और 16(5) में कहा गया है धार्मिक संस्थानों में राज्य धार्मिक भेदभाव कर सकता है। और 16(6) में कहा गया आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अब एक एक करके आगे देखते हैं। इसी प्रकार फिर आर्टिकल 17 है जिसमें अस्वीरता का अंत है। फिर उसके बाद 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक, अब आर्टिकल 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 टोटल 6 भाग हैं। अनुच्छेद 16 फर्स्ट, अनुच्छेद 16 सेकेंड, अनुच्छेद 16 थर्ड, अनुच्छेद 16 फोर, अनुच्छेद 16 5 और अनुच्छेद 16 6। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं कि अनुच्छेद 16 फर्स्ट में क्या है। अनुच्छेद 16 फर्स्ट में कि राज्य के अधीन नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। सबको समान अवसर मिलेगा। समान अवसर मिलेगा। उसके बाद आर्टिकल 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अधीन नौकरियों में राज्य केवल 7 आधार पर राज्य के अधीन नौकरियों में राज्य 7 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद 16 थर्ड में कहा गया है कि राज्य कुछ क्षेत्र या स्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। इसी प्रकार 16(4) में कहा गया है कि राज्य
पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के अधीन नौकरियों में, राज्य के अधीन नौकरियों में आरक्षण देगा। उसके बाद 16(5) में कहा गया है कि धार्मिक संस्थानों में राज्य धार्मिक आधार पर भेदभाव कर सकता है। धार्मिक आधार पर भेदभाव कर सकता है। भेदभाव कर सकता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 16(6) में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, सामान्य कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण दिया जाएगा। अब देखिए, एक तरफ यहाँ 16(1) में कहा गया है कि राज्य के अधीन नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। इधर इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 16(3), 16(4) और 16(5) में कहा गया है कि कुछ प्रावधान कुछ क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसका मतलब कहा जा सकता है कि ये 7 आधार पर, राज्य के अधीन 7 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और ये इसमें 16(3) में है कि राज्य कुछ क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसका मतलब ये 16(2) का अपवाद है। और इसी प्रकार है, राज्य पिछड़े वर्गों के अधीन नौकरियों में आरक्षण देगा। फिर उसके बाद है धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक आधार पर भेदभाव कर सकता है। इसका मतलब है कि 16(3), 4th और 5 ये तीनों जो है अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। यहाँ लिख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है, ये तीनों जो है अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। इसी प्रकार जैसे अनुच्छेद जो है 16(6) में आर्थिक रूप से 10% का आरक्षण देगा। इसे भी 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से शामिल किया गया था। जैसे कल 15/6 को 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से शामिल किया गया था, उसी प्रकार 16(6) को भी 103वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से शामिल किया गया है। यहाँ लिख सकते हैं कि नोट में कि अनुच्छेद 15(6) व अनुच्छेद 16(6) को 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। ठीक, यहाँ तक हो गया। देखिए, आर्टिकल 16(1) में कि राज्य के अधीन नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। सेकंड में कहा गया है कि राज्य के अधीन नौकरियों में राज्य 7 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ नहीं करेगा, लेकिन 16(3) में कहा गया कि राज्य कुछ क्षेत्रों या स्थानों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। इसका मतलब 16(2) का अपवाद है। उसके बाद 16(4) में कहा गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के अधीन नौकरियों में आरक्षण देगा। ये भी 16(2) का अपवाद है। फिर है कि 5वें नंबर पर राज्य धार्मिक संस्थाओं में राज्य धार्मिक आधार पर भेदभाव कर सकता है। ये भी जो है 16(2) का अपवाद है। उसके बाद 16(6) में कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण देगा, जो 101वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से शामिल किया गया। अब बात यह आती है कि पिछड़ा वर्ग है कौन कौन। तो आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है, वह पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकते हैं। इसी को चल के आगे जो है 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में फर्स्ट पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसे राष्ट्रपति अस्वीकार कर दिए। उसके बाद सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन
78 में उसके बाद सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना, बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना, ठीक, जिसे बिंदुश्री प्रसाद कहा जाता है, उन्हीं की अध्यक्षता में बना, जिसे 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू किया, ठीक। 1900 प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन इसके अध्यक्ष किसके अध्यक्षता में बना था? काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था, जिसे राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया। दूसरा जो 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना, जिससे मंडल आयोग भी कहा जाता है। उसके बाद जो इसे 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने जो है इस रिपोर्ट को लागू किया, जिसमें ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण दिया गया था। अब अनुच्छेद 17 देखते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत है। इसकी परिभाषा देखते हैं कि अस्पृश्यता का अंत का मतलब ये होगा कि हमारे समाज के भीतर जो कुरीतियां विद्यमान है उसे समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। लेकिन अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में न किसी संसदीय अधिनियम के माध्यम से परिभाषित किया गया है, फिर भी संसद ने समय समय पर अधिनियम बनाकर इसके भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया है। जैसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का नाम बदलकर 1976 में संरक्षण आयोग किया गया। संरक्षण आयोग अधिनियम 1955 कर दिया गया और 1989 में ST आयोग का भी गठन किया गया। अब देखते हैं अनुच्छेद अंत। इसमें यह है अनुच्छेद 17 जो है, इसमें देखते हैं कि यह राज्य एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। दूसरी बात है कि अनुच्छेद 17 में दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान किया गया है। उसके बाद थर्ड बात है, इसमें दंड कितने समय के लिए दिया जाएगा? 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक सजा का प्रावधान किया गया है। सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें जैसे संसद जो अधिनियम बनाए थे, देख लीजिए डेट, इसका ज्यादा डेट पूछता है। जैसे है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 और दूसरा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग 1989 में गठित है। ठीक, इस प्रकार से अनुच्छेद 17 है। अब अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, राज्य एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में दंड का प्रावधान किया गया है
और दूसरी बात है 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक सजा का प्रावधान कौन कौन सा अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 आया है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 लागू हुआ। उसके बाद आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत देखते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसमें 4 आर्टिकल शामिल है। अनुच्छेद 18 फर्स्ट, अनुच्छेद 18 सेकंड, अनुच्छेद 18 थर्ड और अनुच्छेद 18 फोर्थ। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 18 फर्स्ट में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं देगा। अपवाद में शिक्षा और सैन्य को छोड़कर उपाधि नहीं देगा राज्य। वहीं दूसरी तरफ कहा गया है कि कोई भी भारतीय राज्य के अधीन नौकरियों कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। और आर्टिकल 18 थर्ड में कहा गया है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में राज्य के अधीन सेवाओं में कार्यरत है तो वह भी राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई भी उपाधि नहीं ग्रहण करेगा। और आर्टिकल 4 में कहा गया 18(4) में कहा गया है यदि कोई भारतीय नागरिक या विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन नौकरियों में कार्यरत है राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई भेंट या उपहार नहीं ग्रहण करेगा। अब चारों को लिखते हैं, देखते हैं कि 18 फर्स्ट में कहा गया है राज्य किसी व्यक्ति को उपाधि नहीं देगा। उपाधि नहीं, अपवाद में शिक्षा और सैन्य उपाधि को छोड़कर, शिक्षा एवं सैन्य उपाधि को छोड़कर। आर्टिकल 18 सेकंड में कहा गया है कोई भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। उपाधि नहीं लेगा, राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर उपाधि नहीं लेगा। 18 थर्ड में कहा गया है यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में राज्य के अधीन नौकरियों में कार्यरत है तो राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर उपाधि नहीं लेगा। उपाधि नहीं लेगा। उसके बाद 18(4) में कहा गया है यदि कोई विदेशी व्यक्ति कोई भारतीय व्यक्ति या विदेशी व्यक्ति भारत में राज्य के अधीन सेवाओं में कार्यरत है
कार्यरत है तो राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर, राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर कोई उपाधि या उपहार या भेंट नहीं ग्रहण करेगा, कोई उपहार या भेंट नहीं ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। अब देख लेते हैं क्या क्या है कि आर्टिकल 18(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं देगा, शिक्षा और सैन्य को उपाधि को छोड़कर कोई भी उपाधि नहीं देगा। 18(2) में कहा गया है कि कोई भारतीय व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर। उसके बाद 18(3) में कहा गया कि कोई भी विदेशी भारत में अगर राज्य के अधीन नौकरियों में कार्यरत है तो राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर उपाधि नहीं लेगा। उसके बाद है कि 18(4) में कहा गया कि कोई भारतीय व्यक्ति या विदेशी व्यक्ति राज्य के अधीन नौकरियों में कार्यरत हो तो राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर कोई भेंट या उपहार नहीं ग्रहण करेगा। अब आर्टिकल 19 देखते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल किया गया है, जिसमें देखते हैं कि मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में स्वतंत्रता 7 थी, ठीक। संशोधन के माध्यम से उसके बाद एक है वर्तमान में कितने, ठीक। तो वर्तमान में देखिए मूल संविधान में स्वतंत्रताएं 7 थी। संविधान संशोधन के माध्यम से 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। अब ये 6 कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं देखते हैं। जैसे है कि पहला कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरा है हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा है समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता, समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार 5वें में है भारत में कहीं बसने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। और 6ठा नंबर है कि अपनी मर्जी के व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अपने मर्जी की व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान में, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई समूह या संघ बना सकते हैं। इसी के तहत जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से
जो है सहकारी समितियों का जो स्थापना किया गया है, इसी के माध्यम से किया गया है। भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है आपको, फिर भारत में कहीं बस सकते हैं आप, और जब बस सकते हैं तो अपने आप की मर्जी की व्यवसाय भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अनुच्छेद 19 केवल बताए थे कि अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और इसी बोलने की स्वतंत्रता में अव्यक्त की न्यायालय ने अव्यक्त की व्यापक व्याख्या करते हुए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19A के तहत रख दिए है। इसके बाद मौन रहने की स्वतंत्रता भी है अव्यक्त की स्वतंत्रता में, कि आप इसी आधार पर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सब जो है इस आर्टिकल 19 में शामिल है। ठीक, अब आगे आर्टिकल 20 देखते हैं। अनुच्छेद 20 अपराध के संबंध में संरक्षण। अपराध के संबंध में संरक्षण। अब इसे भी तीन भाग में देखते हैं। अनुच्छेद 20 फर्स्ट, अनुच्छेद 20 सेकेंड और अनुच्छेद 20 थर्ड। अनुच्छेद 20 थर्ड। देखिए अनुच्छेद 20 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वह अपराध की श्रेणी में न, उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और अनुच्छेद 20 सेकंड में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार दंडित किया जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 20 सेकंड को ही दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 20 थर्ड में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब एक एक करके लिखते हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 20 फर्स्ट में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा, अपराधी तब तक नहीं न माना जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में न आता, अपराध की श्रेणी में न आता हो। उसके बाद आर्टिकल 20 सेकंड में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार दंडित किया जा सकता है, केवल एक बार दंडित किया जा सकता है, अर्थात दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान किया गया है इसमें, अर्थात दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान। और आर्टिकल 20 थर्ड में कहा गया है कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से अपराध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। तीन प्रकार से आर्टिकल 20 फर्स्ट में है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में न आता हो।
आर्टिकल 20 सेकंड में दोहरे दंड से संरक्षण है कि क्या है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार दंडित किया जाएगा, ठीक, केवल एक बार दंडित किया जाएगा। और आर्टिकल 20 थर्ड में कहा गया है कि अपने किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि ब्रिटेन से लिया गया, एक विधि समयक प्रक्रिया जो कि अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। इसमें है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आर्टिकल 21 को संरक्षण कार्यपालिका के निर्देशों से, न कि विधायिका के निर्देशों से। अर्थात आर्टिकल 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है जो कि ब्रिटिश या ब्रिटेन की परंपरा से लिया गया है। अर्थात अगर इसका मनमानी ढंग से जीवन के अधिकार को मनमानी ढंग से उपयोग किया जा रहा है तो संसद इस पर प्रतिबंध कर सकती है। आगे एक केस आता है 1950 में, ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन केस आता है। इस केस में न्यायालय ने जीवन के अधिकार को सीमित व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन के अधिकार को सिर्फ जीवित रहने से बताया। इसमें सिर्फ जीवित रहने से बताया है, जीवित रहने से बताया। उसके बाद 1978 में मेनका गांधी केस आता है। इसमें न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार को व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन का अधिकार एक गरिमापूर्ण जीवन जीने से बताया, गरिमापूर्ण जीवन जीने से बताया, गरिमापूर्ण जीवन जीने से बताया। जीवन के अधिकार को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अब गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में कई कसौटियों को शामिल किया, जैसे पासपोर्ट रखने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, घायल व्यक्ति को चिकित्सीय सेवा का अधिकार, निद्रा का अधिकार। उसके बाद है अपने मन पसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार। इन सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में शामिल किया गया है। जैसे देखते हैं गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में क्या क्या शामिल है। पासपोर्ट रखने का अधिकार, इसमें है विदेश यात्रा का अधिकार को भी इसमें शामिल किया गया है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हो इसके लिए भी गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में शामिल है, आवास का अधिकार भी इसमें शामिल है, निद्रा का अधिकार, अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार भी शामिल है, निजता का अधिकार भी है, घायल व्यक्ति को चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने का भी गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में, मूल अधिकार में शामिल है। ठीक, इसके बाद आगे आता है 21 का को 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शामिल किया गया है। उसके बाद 21 का में क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को पहले जो है ये आर्टिकल 45 में शामिल था, बाद में इसे निकालकर 21 का में शामिल कर दिया गया। अब 45 में, आर्टिकल 45 में क्या शामिल है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और पोषण का अधिकार इसमें शामिल किया गया अनुच्छेद 45 में। उसके बाद इसी संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का उचित माहौल देना प्रत्येक अभिभावक की यह जिम्मेदारी होगी। ठीक, इस प्रकार से आपके 21 समाप्त हुआ। अब देखते हैं आर्टिकल 22, 23 और 24 में क्या है। आर्टिकल 32 में क्या है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, इसको भी 3 भागों में देखते हैं, 22 फर्स्ट, 22 सेकंड, 22 थर्ड। 22 फर्स्ट में कहा गया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताया जाए, किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया। और आर्टिकल 22 सेकंड में कहा गया है कि उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए, जिसमें परिवहन के समय को शामिल नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 22 थर्ड में कहा गया है कि अपनी मर्जी के वकील रखने का अधिकार दिया गया है। जैसे देखते हैं कि 20 फर्स्ट में क्या है, 22 फर्स्ट में क्या है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताया जाए।
अब इसमें 22 सेकंड में कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए किया जाए। इसमें परिवहन के समय शामिल नहीं होगा। और आर्टिकल 22 थर्ड में कहा गया है कि अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार, अपनी मर्जी का वकील रखने का अधिकार, ठीक। ये गिरफ्तार के संबंध में संरक्षण है। और उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 23 में कहा गया मानव का दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्श्रम को शामिल किया गया। दुर्व्यवहार का मतलब है कि किसी को बुरे उद्देश्य से खरीदारी नहीं होगी, सही उद्देश्य से खरीदारी हो सकती है। जैसे आईपीएल में खरीदारी होती है तो उसका कोई जो आईपीएल में खरीदारी होती है उसका कोई बुरा उद्देश्य नहीं, लेकिन बुरे उद्देश्य से यहाँ मनाही किया गया है। बेकार का मतलब है कि काम के बदले उसका मेहनताना ना देना, उसको पैसा ना देना, अर्थात मुख्य वजह भुगतान है, इसमें भुगतान है कि मतलब काम करवा कर पैसा ना देना। बलात्सर्म का मतलब इच्छा, मुख्य वजह इसकी इच्छा है। इच्छा का मतलब होगा कि अगर किसी बच्चे के काम करने का इच्छा नहीं है तो आप पैसों के बल पर उससे काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 24 में है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी खतरनाक कारखाना, खदान या घरेलू काम नहीं करवा सकते हैं, बाद में इसमें संशोधन किया गया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 1986 के माध्यम से संशोधन भी किया गया। तो इसमें कहा गया, अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाना या खादान या घरेलू काम नहीं करवा सकते हैं। उसी प्रकार से आर्टिकल 23 भी समाप्त हो गए। मानव का दुर्व्यवहार और बेगार और बलात्सर्म किसे कहते हैं? दुर्व्यवहार मतलब है कि बुरे उद्देश्य से आप किसी की खरीदारी नहीं कर सकते हैं। बेगार मतलब मुख्य वजह इसमें भुगतान है, काम करवा कर पैसा नहीं देना। उसके बाद बलात्सर्म का मतलब है कि मुख्य वजह इसमें इच्छा है कि अगर किसी बच्चे के कार्य करने की इच्छा नहीं है तो आप उसे पैसों के बल पर काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 22 में गिरफ्तार के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 22 फर्स्ट में कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताया जाए किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है। आर्टिकल 22 सेकंड में कहा गया कि 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए, जिसमें ले आने और ले जाने के समय को नहीं जोड़ा जाएगा, अर्थात परिवहन का समय नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद 22 थर्ड में कहा गया कि अपनी मर्जी का वकील रखने का अधिकार भी शामिल है इसमें। इस प्रकार से आर्टिकल 24 तक समाप्त होता है। कल धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 शुरू होगा।